प्रदीप बता रहे हैं कि मेरे विधायक हमारे हैं। आप प्रशासन के पास गए थे कार्रवाई और हम जाने लायक हैं वहाँ, मैं शाम के यहाँ पहुँच पा रहा। नहीं मिले उनसे, कलेक्टर के पास गए थे, कलेक्टर के पास गए, कोई समाधान हुआ? अब समाधान कुछ। नमस्कार साथियों, आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी, भाई जैसा ही दुश्मन। तो सिंगरौली जिले में एक ऐसा ही मामला सामने आया है और वह मामला खुटार थाना अंतर्गत पोखरा टोला का है, जहां अपने ही सगे भाई का मकान एक भाई ने बुलडोजर से ध्वस्त करा दिए। जब यह मामला कांग्रेस नेता रामसूर्य शाहवाल को पता चला तो उन्होंने जिस तरह से गरीबों का और पीड़ितों का मदद करने के लिए सामने आते रहते हैं, उसी तरह उस मामले को संज्ञान में लेकर उस मामले जानकारी में लेते हुए जब यह मामला थाना में पहुंचा तो थाना में इस तरह की मामले को विचार किया गया। और वह मामला की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वह मामला कोर्ट में न्यायालय में चल ही रहा था कि सत्ता का धौस दिखाते हुए एक भाई ने उनके बने हुए मकान को ध्वस्त करा दिए। इस बीच घटना के बाद जांच व कार्यवाही को लेकर पुलिस अधीक्षक महोदय के पास रामसूर्य शाहवाल ने मामला को संज्ञान में दिया और वह मामला पे कार्रवाई करने के लिए उन्होंने कुछ दिन का समय दिया था, जिसके बाद समय के अनुसार कार्रवाई व जांच न होने पर बताया गया था कि धरना प्रदर्शन व पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया जाएगा। लेकिन घेराव करने के लिए प्रशासन से अनुमति मांगी गई, जिसे कांग्रेस नेता रामसूर्य शाहवाल को अनुमतियां नहीं मिली। पुनः वह प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा बताया गया कि हमें अनुमति नहीं मिली और इस मामले में कहीं न कहीं सत्ता के दबाव में प्रशासन काम नहीं कर रही है, ना ही जांच कर रही है। और अगर यह मामला पुनः संज्ञान में दे दिया जा रहा है प्रशासन को कि समय सीमा के अंदर जांच और कार्रवाई नहीं होती है, तो जेल डालो आंदोलन का हम लोग कार्यक्रम करेंगे। चाहे जो भी हो, उस मामले में निर्णय प्रशासन जिम्मेदार होगी। क्या कहते हैं रामसूर्य शाहवाल, उस पर भी गौर करेंगे और वह पीड़ित व्यक्ति क्या बोलते हैं उस पर भी एक एक करके वीडियो देखिए। टोला में एक गरीब परिवार तेजलाल साहू जी हैं, उनके मकान प्रदीप साहब, मटुकलाल साहब, उमेश साहब, आत्माराम साहब और उनके घर की औरतें रमेश गुप्ता कंजी वाले के जेसीबी बुलाकर उतारने लगे। तब इसके बाद ये दोनों पति पत्नी वहाँ पे उसको रोकने गए तो उन लोगों ने माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियाँ दिया, मारने के लिए दौड़ाया, पत्थर से मारा। फिर भाग के ये लोग बगल में घर बना के रहते हैं, उस घर में अपने जाके घुस गए। और फिर इसके बाद इन्होंने मुझे फ़ोन किया 10 बजे। जब मुझे फ़ोन किया तब मैं अपने साइड पे बीना में था। उसके बाद मैंने टीआई को फ़ोन लगाया, टीआई साहब ने फ़ोन नहीं उठाया। फ़ोन लगाया, एसपी साहब ने कहा कि चौकी प्रभारी पुकार आपसे बात हुई जो है, उन्होंने कहा कि मैं वो एक रोड एक्सीडेंट कर दिया है तो उस घटना में हूँ, आप चौकी पहुँच जाइए, राम जी पांडे वहाँ मिलेंगे और वो जो है वहाँ पे जाके रुकेंगे। मुझे बीना से आने में और पुलिस को वहाँ पे पहुँचने में 2.5-3 घंटा लग गया। तब तक वो जेसीबी से पूरा मकान को गिरवा दिए। जो मैं वहाँ पे गया राम जी पांडे के साथ, तो मेरे साथ भी जो है उन लोगों ने बदतमीजी से गाली गलौज की, पत्थर लेके मारने दौड़े। तब राम जी पांडे मेरे सामने आ गए। अब इस घटना की शुरुआत होती है 2009 से। खुटार पोखरा टोला के स्वर्गीय सरजू शाह जी हैं, जिनके 2 लड़के और 1 लड़कियां हैं। तत्कालीन तहसीलदार बघेलिया के यहाँ खुले नामांकन का आवेदन देते हैं और अपना प्रभाव दिखाकर पैतृक जितनी संपत्ति थी जो है वो पूरा उन्होंने मटुकलाल पट्टा करा दिया। मटुकलाल के नाम नामांकन ऑर्डर हो गया। जब वो पटवारी के यहाँ दर्ज करने के लिए जाता है तब सरजू को जानकारी होती है। तब सरजू जो है तुरंत सबसे पहले पी नारायण जी कलेक्टर थे, उन्होंने जन सुनवाई में ऑर्डर दिया, अपना आवेदन दिया, जिसमें तुरंत पी नारायण साहब ने ये लिख के आदेश दिया कि धारा 32 के तहत इनकी सुनवाई किया जाए। नायब तहसीलदार ने धारा 32 के तहत अपने फैसले को नायब तहसीलदार को भोखे में रख के तो कराए थे। जब नायब तहसीलदार को एहसास हुआ है कि मैं फंस गया, गलत डिसीजन हो गया व्यवहार में ये जो है, तो उन्होंने अपने फैसले को कैंसिल करने के लिए न्यायिक सिद्धांत के तहत धारा 32 के तहत उन्होंने नोटिस पे ले ली, जिसका अपील प्रदीप ने एसडीएम के यहाँ कर दिया। नायब तहसीलदार ने जो नामांतरण का ऑर्डर किया था उसका अपील सरजू ने जो है एसडीएम के यहाँ कर दिया। सरजू ने उसे एसडीएम कोर्ट ने सरजू के उस आवेदन को स्वीकार कर लिया, इसमें त्रुटि है, अपनी स्वीकार की जाती है।
अब प्रदीप शाह ने क्या किया कि जो तहसीलदार के पुनः सुनवाई का जो ऑर्डर था वो और जो अपील में प्रकरण गया था वो दोनों को इन्होंने रेवेन्यू बोर्ड ग्वालियर हटा दिया। अब वो सरजू काफी परेशान होने लगे, फाइल का पता नहीं चल रहा था। उन्होंने जन सुनवाई में जगह जगह एसपी के यहाँ, कलेक्टर के यहाँ, सबके यहाँ आवेदन दिया। फिर बहुत टाइम बाद पता चला कि वो फाइल नोटिस आई रेवेन्यू बोर्ड ग्वालियर गई है। इस बीच में सरजू जो है, सरजू की मौत हो जाती है। तो दरअसल मेरा ही बेटा जिसको हमने पाल पोस के बड़ा किया, जिससे एक उम्मीद थी कि बुढ़ापे में मेरा सहारा होगा, वो शादी के बाद से ही जो है वो सरजू को टॉर्चर कर। जब ये पट्टा करा लिए तो सरजू काफी उसमें दहशत में आया कि कैसे करें, सरजू की मौत हो जाती है। ये पढ़े लिखे नहीं है। इनका एक लड़का जितेंद्र शाह था, इन केस की पैरवी जितेंद्र शाह का। दुर्भाग्यवश 2018 में सड़क दुर्घटना में इनके लड़के की भी मौत हो जाती है। तब से इनके घर में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, फाइलें लावारिस है। किसी को कोई पता नहीं कि कौन कागज कहाँ पे है, कौन वकील है, कौन फाइल कहाँ है। बाद में जब उसी टाइम पे सरजू ने जो है 2013 में तंग आके सिविल सूट दायर कर दिया था, जिसके वकील सुभाष शांति थे। बाद में जब मजिस्ट्रेट के यहाँ सुनवाई का समय आया तो वो रेवेन्यू बोर्ड के कागज और उन कागजों की जरूरत पड़ने लगी, भाई वहाँ पे क्या ऑर्डर होगा। तो मैं खुद गया ग्वालियर कई बार, फिर वहाँ से वो ऑर्डर दिनांक बोर्ड के 4 बार जाना पड़ा, कलेक्टर के यहाँ 4 बार आवेदन दिए, तब जाके फाइल मिली। आज 2 तरह की होती है। जो रेवेन्यू तहसीलदार नायब तहसीलदार ने जो ऑर्डर किया था कुल्ली बंटवारे का कि नामांतरण किया जाता है एक वो, और दूसरा जो अपने ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए पुनः सुनवाई के लिए ऑर्डर किया था धारा 32 की तरह वो आज एसडीएम कोर्ट में लंबित पड़ा हुआ है। उस पर कोई निराकरण नहीं हुआ। एक पक्ष हो गया वो एसडीएम कोर्ट में, आज 13 से आज 10 साल 12 साल हो गया। ये प्रशासन की व्यवस्था है और ये न्यायालय की व्यवस्था है रेवेन्यू बोर्ड की। दूसरा पक्ष जो सरजू शाह ने मजिस्ट्रेट के यहाँ दायर किया था, उसमें प्रदीप ने यह साबित किया उस कोर्ट में कि रेवेन्यू बोर्ड ने, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और नायब तहसीलदार ने नामांतरण को स्वीकार कर लिया है। यहाँ पे हमारे वकील और हम लोगों ने नामांतरण स्वीकार नहीं हुआ है, उसका अपील चल रहा है। मजिस्ट्रेट ने उस चीज़ को नहीं स्वीकार किया, या हम ये साबित करने में हमारे वकील असफल रहे कि फुल्ली बात फर्जी है। जिनके ये दस्तखत, जो हमारे वकील ने कहा कि जिसमें जो दस्तखत बने हैं तेजलाल, जिनके तेजलाल अभी जिंदा है और जो है सरजू मर गए हैं, इनके सरजू के जो पुराने दस्तखत हैं, पुराने रिकॉर्डों में वो और इस आवेदन में है वो, उनका राइटिंग एक्सपर्ट ओपिनियन ले लिया जाए। प्लस तेजलाल अभी जिंदा है, इनसे इनकी पुलिस साइन करा के पुनः जो है मतलब वो जांच करा लिया जाए कि इस आवेदन में जो अर्जी में दस्तखत, अंगूठा दस्तखत लगा है, हलफनामे में लगा है, तो तेजलाल का है कि नहीं। क्योंकि मजिस्ट्रेट साहब ने उस बात को स्वीकार नहीं किया, राइटिंग एक्सपर्ट ओपिनियन के अर्जी को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट में जाने का समय नहीं मिला, तब से उन्होंने फैसला कर दिया। तो मजिस्ट्रेट ने पूरी बात को सही मान लिया। उसकी तुरंत जो है इन्होंने एडीजे कोर्ट में जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील किया। जो एडीजे कोर्ट में आत्माराम कांत साहब के यहाँ चल रही थी, अभी खत्म जज आए हैं कुशवाहा जी, फाइल उनके यहाँ चली गई है, 22/2 को पेशी लगी है। अब मेरा कहना इतना है सिर्फ इसमें कि जो हमारे कानून का संविधान में जो व्यवस्था है कि यदि आप कोई भी आपके जमीन पे कोई भी दूसरा व्यक्ति घर बनाया है जो वो भूमि स्वामी नहीं है, यदि आप उसको हटाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कब्जा बेदखल की कार्रवाई करनी पड़ेगी। 250 के तहत आप तहसीलदार के यहाँ आवेदन देंगे, तहसीलदार उसको हटाने की 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने का नोटिस देगा और इस तहसीलदार प्रशासन जाके गिराएगी। आप नहीं गिरा सकते। आपने गिरा दिया यदि तो जो है वो आप अवैध तरह से गिरा दिए, जो और गाली गलौज हुई, मारपीट हुई, तो वो धारा 427, 447, 254, 506 का अपराध बनता है। ठीक पुलिस इसी तरह दूसरे के केसों में दूसरे लोगों ने दूसरे की जमीन से अगर घर गिराया तो उन लोगों के ऊपर मुकदमा कायम भी हुआ। मैं वकील नहीं हूँ, एक नेता हूँ। एक बार ये कहने आता हूँ भाई इसमें मदद करिए, एक बार कहने आता हूँ इसमें मदद करिए। उस टाइम में पुलिस ने ये कहा कि नहीं, ये घर से जबर मैंने बिना 250 के तहत ये घर गिरा दिया गया है, इस पर मुकदमा बनता है। आपको मकान की भले आपके पट्टे में है, आप केस जीत गए हैं, तो आपको कोर्ट से परमिशन लेना चाहिए जो है। और 427, 447, 294, 506 आज इस प्रकार में पुलिस कह रही है जो है कि भूस्वामी तो मटुकलाल है। मैं जांच करवा रहा हूँ। जांच के प्रतिवेदन में पटवारी ने साफ साफ लिख दिया है जो है कि ये मकान पुश्तैनी था जिसमें मटुकलाल और सज्जू तेजलाल दोनों रहते थे। पीछे का मकान तेजलाल का, मटुकलाल का है, सामने का मकान तेजलाल का है, जिसको जेसीबी से गिरा दिया गया है। वर्तमान समय में तेजलाल उस मकान में नहीं रहते थे क्योंकि उसके बगल में 50 मीटर की दूरी पे दूसरा घर बना के रहते थे। पुलिस कहती है कि इसमें अपराध नहीं बन रहा है, मैं जांच करवा रहा हूँ। इसके खिलाफ मैं जाके मतलब मैंने पहले ज्ञापन दिया 7 तारीख को पुलिस अधीक्षक महोदय को, भाई इसमें आप कार्रवाई करिए। यदि आप कार्रवाई नहीं करेंगे
तो अगर नेक्स्ट 7 दिन के अंदर नहीं होता तो हम आंदोलन करेंगे। उसके लिए हमने 20/2 को डेट निर्धारित किया पुलिस अधीक्षक कार्यालय के घेराव का, धरना देने का, जिसमें एसडीएम साहब ने परमिशन नहीं दिया और सीएसपी महोदय ने सुरक्षा व्यवस्था दिखाकर, रोड दिखाकर परमिशन देने से मना कर दिया। अब मेरा कहना है कि जब तक मुझे परमिशन नहीं मिलता है तब तक के लिए कल जो मेरा आंदोलन होने वाला था उसको मैं स्थगित कर रहा हूँ। 10 दिनों के अंदर मेरी सुनवाई नहीं होती तो हम जेल भरो आंदोलन करेंगे, तब मुझे किसी परमिशन की जरूरत नहीं होगी। प्रशासन हमारे सारे लोगों को जेल में ले जाके बंद है, हम इनके साथ, एक गरीब के साथ मैं हमेशा लड़ाई लड़ता हूँ, गरीब के ही लिए मैं संघर्ष करता हूँ। गरीब अगर वो हमारा कोई रिश्तेदार है, कोई परिवार है, अगर हम इनको न्याय नहीं दिला पाएंगे तो माइक पे लंबा चौड़ा भाषण देने का कोई मतलब नहीं है। जब हम अपने घर में न्याय नहीं दिला पा रहे हैं तो हम बहुत लंबा बोल रहे हैं कि मैं तहसीलदार से ये करवा दूंगा, पटवारी से वो करवा दूंगा, इसका कोई मतलब नहीं। आज जो भाई भाई के बंटवारे में मर्डर हो रहा है, पड़ोसी के बंटवारे में मर्डर हो रहा है, पुलिस प्रशासन, पटवारी और ये तहसीलदार चाहें तो इसको बिल्कुल रोक सकते हैं। इनके लापरवाही के कारण, जमीनी विवाद में, भाई भाई के विवाद में सही निर्णय न होने के कारण और लेट में डिसीजन होने के कारण ये 10 साल से, मैंने 13 साल हो गया, 2013 का 9 का प्रकरण है, आज ये 24 हो गया, मैंने 14 साल हो गया, आज तक एसडीएम न्यायालय से उस तहसीलदार के ऑर्डर का फैसला नहीं हो पाया, निराकरण नहीं हो पाया। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, भारतीय जनता पार्टी का शासन का ये दिन है। बीच में तो 15 महीने 18 महीने आपकी भी सरकार थी, उस समय क्यों नहीं फॉलो की? इसलिए कि तब मुझे जो है मैं इसमें मुझे पूरी जानकारी नहीं थी, इसमें मैं इन्वॉल्व नहीं था। ये था कि भाई भाई की इनकी लड़ाई है, आपस में ये मिल बढ़ के बांट लें, मुझे मैं एक रिश्तेदार हूँ, इससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब इनका घर गिरा दिया गया, इनके साथ अन्याय हुआ, तब मुझे और मेरे ऊपर क्वेश्चन भी उठने लगा कि इतने बड़े नेता जो दुनिया भर का भाषण दे रहे हैं, आपने घर में खुद ही अपने साले को नहीं दिला पाए, न्याय नहीं कर पाए। तब मैं अब लगाऊँ, उस टाइम पे मैं ये था कि भाई मैं रिश्तेदार हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है, आपस में अपना बात। यदि 10 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं करती तो मैं जेल भरो आंदोलन करूँ, तब मुझे किसी परमिशन की जरूरत नहीं, ना मुझे जेल में जाने से डर है। अब वो कौन लोग आपसे कह रहे हैं, उनसे आप पूछिए या कॉन्फ्रेंस करके मुझसे बात कराइए। जो है मैंने तो उनसे बात करके बिल्कुल बात कराने का प्रयास करूंगा। दूसरा ये जो है यहाँ रामसरन गया हुआ था, एडिशनल एसपी ने डांट के भगा दिया, मैंने फोन करवा दिया था। अब वो एसपी के यहाँ जा रहे हैं, मैं एसपी को भी फोन करवा दूंगा। तो निश्चित रूप से प्रदीप शाह के बाद वो हस्तियाँ, वो ताकत, वो ऐसा है जो कि प्रदीप एसपी को भी डांट सकता है। उनके आईटीओ से सुनने से ये प्रतीक हुआ और ये पढ़े लिखे नहीं है, उसका वो नाजायज फायदा। मैं हमेशा कांग्रेस पार्टी के विचारों से मैं और सिद्धांतों से मैं काम कर रहा हूँ। आज 40 साल से मैं कांग्रेस में हूँ। कांग्रेस का मूल सिद्धांत है कि पीड़ित व्यक्ति, गरीब, अनजान व्यक्ति किसी के साथ अन्याय न होने पाए। यदि उसके साथ अन्याय हो रहा है तो हर कांग्रेसी का कर्तव्य होता है कि उसकी मदद करें। जो एक गरीब का मदद कर रहा है, असली कांग्रेसी वही है, चाहे वो पद पे हो या पद पे नहीं हो। किसी व्यक्ति ने किसी गरीब का मदद किया, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, उसको न्याय दिलाने का प्रयास किया, तो वो ओरिजिनल कांग्रेसी है और उसका वो कर्तव्य है। ये स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की विचारों से सहमत है। जेल भरो आंदोलन अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो पुलिस को अपना कानून होगा, बल्कि अपराध के हिसाब से होगा, चाहे व्यक्ति कोई हो। अभी पुलिस क्या कर रही है कि जो प्रभावशाली व्यक्ति है तो उस पर कोई केस नहीं बन रहा है, जो कमजोर आदमी है तो उसके ऊपर मुकदमा बन जा रहा है। एक अपराध दो लोग करते हैं, एक ही तरह के अपराध को 2 तरह के लोग करते हैं, दोनों की सजाएं अलग अलग। तो पुलिस को अपना रुख स्पष्ट करना पड़ेगा कि हम कानून के तहत कार्रवाई करते हैं। कल को आज जिस तरह इनका मकान बना हुआ था और मटुक लाल ने फर्जी तरीके से उसको पट्टा करा लिया, घर गिरा दिया, तो कोई केस नहीं बन रहा है। साथ ही कांग्रेस के पूर्व मंत्री वंशमणि वर्मा ने भी कहा कि ये बिल्कुल विचारहीन मामला है, जो कि प्रशासन को संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई व जांच करे, क्योंकि जिस तरह से मकान को ढहाया गया था वह उस परिवार को ना ही प्रशासन द्वारा कोई सूचना दिया गया, ना ही उनको किसी प्रकार से जानकारी दिया गया। सत्ता का धौस और डर इतना डराया गया कि उस गांव में बुलडोज होते हुए किसी का कैमरे का भी हिम्मत नहीं पड़ा कि रिकॉर्डिंग कर लें। इस तरह का धौस दिखाते हुए कहीं न कहीं विधायक का नाम भी आ रहा है, जो मेषराम अभी ही वर्तमान में कुछ समय पहले उन्होंने बहुमत से जीता था, लेकिन उसी बहुमत का दुरुपयोग करते हुए इस तरह का कारनामा पीड़ित व्यक्ति के ऊपर किया गया है। अगर इस मामले में जांच व कार्रवाई नहीं मिलती और न्याय नहीं मिलती पीड़ित को, तो हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जेल डालो आंदोलन का कार्यक्रम किया जाएगा और जो भी इसमें घटना होती है या कुछ भी होती है तो उसका सारा जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। यह मामला है पीड़ित व्यक्ति की मदद करने का। यदि राम शिरोमन जो पीड़ित व्यक्ति की मदद कर रहे हैं, ये न समझा जाए कतई कि उनके रिश्तेदार हैं। पीड़ित व्यक्ति की मदद करना कांग्रेस का परम कर्तव्य है, मुझे करना है। और उस इनके अभियान में हम सब लोग साथ में हैं। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी बोल रहा हूँ, अपनी तरफ से भी बोल रहा हूँ कि जहाँ कहीं आंदोलन की जरूरत पड़ेगी, प्रदर्शन की जरूरत पड़ेगी,
जेल भरो आंदोलन की जरूरत पड़ेगी, आमरण अनशन पर बैठने की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए हम सब लोग तैयार हैं। अब रही बात, तमाम पूरी किस्सा बता चुके हैं, मैं उसको नहीं दोहराना चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि किसी के भी जमीन में मकान बना हुआ है, चाहे वो वैध हो चाहे अवैध हो, नंबर 1 किसी व्यक्ति को मकान गिराने का अधिकार नहीं। ये कानून में कहीं भी उल्लेख नहीं है कि किसी व्यक्ति को के द्वारा जाके मकान गिरा दिया जाए। मकान, इनके पिताजी का नाम था सरजूलाल। सरजूलाल के 2 लड़के, एक लड़की थी। सरजूलाल के जीवन काल में उसका पट्टा मटूलाल करा लिए। अब हमारा कहना है, इनका कहना है कि सरजूलाल को इसकी जानकारी नहीं थी, मटूलाल चोरी करा गए। उस विषय पर भी मैं नहीं जाना चाहता। मटूलाल ने उनसे राय से कराया कि गैर राय से कराया, चोरी से कराया, बताया करा, उस मुद्दे पर भी मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि चूंकि सरजूलाल के जीवन काल में ही मकान इनका बना हुआ था और उस मकान में रहते थे, और मकान जिस जमीन पर बना हुआ उस जमीन का पट्टा यदि सरजूलाल ने ही कराया, चोरी नहीं हुई, तब भी अधिकार सरजूलाल को नहीं था, क्योंकि सरजूलाल की पैतृक संपत्ति, मटूलाल पैतृक संपत्ति में किसी का भी इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता है। सबसे पहले मैं ये कहता हूँ सरासर इसमें अपराध बनता है, और जिस किसी ने मकान गिराया उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई विधि संगत होनी चाहिए। विधि में, कानून में जो व्यवस्था है उसके अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिसने मकान बनाया, गिराया। इस समय मुझे सिर्फ इतने कहना है। बाकी आपने एक सवाल पूछा था किसके आगे आपका क्या दुख रहेगा, क्या करेंगे, जिसके आगे अब हम जो है उनको नोटिस देंगे। पहली बात तो जान लीजिए, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है सिर्फ उस व्यक्ति की मदद करने के लिए आप लोगों से भी मदद मांगी जा रही है कि आप लोग पत्रकारिता के माध्यम से, क्योंकि आप भी चौथे स्तंभ हैं, चौथा खंभा के रूप में आपकी गिनती होती है, आपको भी जिम्मेदारी बनती है इस देश को सुचारू रूप से चले, नियम कानून का पालन हो, उस बात की जिम्मेदारी आपके पास भी है। केवल जो सरकार में वोट लेके पहुंच गए सिर्फ उनकी बस जिम्मेदारी नहीं होती है, हम सबकी जिम्मेदारी होती है कि सरकार अगर कोई गलत कोई कानून बनाती है या गलत कोई काम करता है या उनके अधिकारी गलत काम करते हैं, तो हमारा आपका सबका कर्तव्य होता है कि उसका विरोध करें। क्योंकि इनके साथ गलत हुआ है, मैं प्रथम दृष्टया में बता दिया कि इनके खिलाफ इनके साथ अन्याय हुआ है, और इनके रिपोर्ट पर, जैसे आप ये भाई साहब पूछ रहे थे कि आप कहाँ गए, कि जहाँ थाने में गए, एसपी पास गए, कोर्ट में मुकदमा चली रहा है कि बता दें, अभी फैसला लिखने का अधिकार इनको थोड़ी है कि अपने हाथ से फैसला लिख लेंगे। ये जहाँ जा सकते थे, एक अपर व्यक्ति जितना कर सकता था उतना इन्होंने किया है। अब हमारा आपका सबका कर्तव्य बनता है कि इनको न्याय मिले। अब न्याय नहीं मिल रही है, न्याय के लिए हमको अगर कुछ और करना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है, प्रदर्शन करना पड़ता है, तो हम करेंगे। इस प्रकार के बहुत सारे मुद्दे हैं, केवल मटूलाल का मामला नहीं है। मटूलाल जैसे कहने कितने पीड़ित व्यक्ति हैं जिनकी दिन दिहाड़े लूट हो रही है, न शासन सुन रहा है, न प्रशासन सुन रहा है, न विधायक सुन रहे हैं, न नेता सुन रहे हैं। विधायक के बारे में मुझे कोई कमेंट नहीं करना है, क्योंकि हमारे क्षेत्र की जनता ने उन्हें विधायक बनाया। विधायक का चुनाव तो मैं भी लड़ रहा था, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि मैं भी 3 बार विधायक था, इसी क्षेत्र से विधायक था। विधायक बन जाने के बाद वो व्यक्ति सबका होता है, वो चाहे जिस किसी भी पार्टी से विधायक बना हो, जिसने वोट दिया है उसका भी वो विधायक है, जिसने वोट नहीं दिया है उसका भी विधायक है। भले बीजेपी की पार्टी से वो चुनाव जीते हैं, लेकिन वो तो कांग्रेस, बलगम, भाजपा जितने उनके क्षेत्र में जनता है सबके वो विधायक है। और विधायक बन जाने के बाद हमेशा पीड़ित व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो।